हेलो आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सुपर एनर्जेटिक उत्थान सीरीज में, जो बहुत ही यूजफुल सीरीज है। बताइए किस तरह से यूजफुल है, कमेंट करके। उत्थान सीरीज में आपको क्या नया मिल रहा है, खुद बताइए फटाफट। तो आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जिसमें बार मैग्नेट के बारे में बात करेंगे। आज क्या क्या देखेंगे समझिए। सबसे पहले बार मैग्नेट समझेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, गॉस लॉ समझेंगे, मैग्नेटिज्म का, मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड, टेंजेंट लॉ और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब बेटा ये चैप्टर ना और वो चैप्टर से थोड़ा अलग है। इसमें बहुत सारे लैंग्वेज चेंज करके नए सवाल नहीं बना सकते, क्योंकि डायमैग्नेटिक की ससेसिबिलिटी निगेटिव होती है। वही सवाल पूछे, बताओ डायमैग्नेटिक ससेसिबिलिटी क्या होती है, पॉजिटिव निगेटिव जीरो। आपको निगेटिव बताना पड़ेगा। डायमैग्नेटिक की जो ससेसिबिलिटी होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, पैरामैग्नेटिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। इस पे सवाल 4 बार पूछे गए हैं। तो कुछ सवाल आपको एज इट इज दिखेंगे, उसमें बहुत चेंजेस नहीं कर सकता हूं मैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे नए सवाल मैंने लिखे हैं और जेईई मेन के पीवाईक्यू आपके सामने लाया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, काम की बातें करते हैं। सबसे पहले तो काम की बातें ये होगी कि बार मैग्नेट क्या होता है साहब। देखिए ये है आपका बार मैग्नेट। इसका होता है इधर नॉर्थ पोल, जिसको हम पॉजिटिव एम से रिप्रेजेंट करते हैं, साउथ पोल निगेटिव एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं बेटा? पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ इज लाइक चार्ज, चार्ज की तरह होता है। जैसे दो चार्ज होते हैं ना, पॉजिटिव निगेटिव, दो तरह का पोल स्ट्रेंथ होता है। नॉर्थ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ होता है पॉजिटिव लेते हैं, साउथ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ होता है निगेटिव लेते हैं। पोल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इस पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा पोल स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। अगर दोनों ही पोल के बीच में लेंथ एल है तो यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आता है। पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ बिटवीन साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। अगर ये 12 होता तो 12 लिखते, एल है तो एल लिखेंगे। ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बेटा, ये वेक्टर है। मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर होता है। इसका जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, एम्पियर AMPERE, एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसको एम्पियर मीटर स्क्वायर लिखोगे, पोल स्ट्रेंथ इनटू मीटर है, तो पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा? पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ चार्ज की तरह होता है, इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर। एम्पियर इंटू मीटर, तभी तो एम्पियर इंटू मीटर यहां रखोगे, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। पोल स्ट्रेंथ खुद में स्केलर होता है, ये वेक्टर नहीं है, लेकिन ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन किधर से किधर होता है? साउथ टू नॉर्थ पोल। किधर होता है बेटा? साउथ टू नॉर्थ पोल। और जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। वॉल्यूम कम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कम। वॉल्यूम 1/3, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 1/3। वॉल्यूम हाफ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हाफ। वॉल्यूम 4 गुना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 4 गुना। बट पोल स्ट्रेंथ जो होता है ना, वो क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। मान लीजिए यहां पे कोई भी पोल है M1 और यहां पे कोई दूसरी पोल है M2। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा एकदम ही गॉस कूलम्ब्स लॉ जैसा लगता है। मैग्नेटिज्म का प्रोपोर्शनल कांस्टेंट μ0/4π, जैसे इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1/4π, साला नॉट ये होता है μ0/4π। μ0/4π पोल स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट बटा R स्क्वायर। बताओ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लिखते थे? Q1 Q2/4π साला नॉट R। एकदम वही है। हाँ सर, इसमें मैग्नेटिक फील्ड एक पोल की वजह से होता है, ड्यू टू वन पोल। ड्यू टू वन पोल सवाल आ सकता है, इस पर ध्यान से देखिए। ड्यू टू वन पोल, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना Q/4π इप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, वैसे ही होता है μ0/4π M/R स्क्वायर। एकदम ही मैग्नेटिक फील्ड हो गया। फोर्स ऑन पोल, फोर्स ऑन पोल इन मैग्नेटिक फील्ड, जैसे F बराबर QE लिखते हैं ना, F बराबर QE लिखते हैं ना, उसी तरीके से फोर्स आता है M इंटू B। साउथ पोल पर, साउथ पोल पोल पर जो फोर्स होगा, साउथ पोल पर जो फोर्स होगा, फोर्स अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड, अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ निगेटिव होता है। नॉर्थ पर जो फोर्स होता है, नॉर्थ पोल पर जो फोर्स होगा, नॉर्थ पोल पर जो फोर्स होगा, सेम इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेम इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेम इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये कहानी है बेटा, ये कहानी है। तो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ जो होता है वो बार मैग्नेट का ये होता है, दो तरह के होते हैं। सिमिलर पोल स्ट्रेंथ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अपोजिट पोल स्ट्रेंथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। साउथ साउथ रिपेल करेगा, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट करेंगे। एक पोल और दूसरे पोल पे कितना फोर्स लगाता है वो फॉर्मूला हो गया। पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी डिस्टेंस पे, ये फॉर्मूला हो गया। फोर्स ऑन अ मैग्नेटिक पोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया। तो सेम चार्ज वाला कंसेप्ट होता है। हाँ, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कटिंग ऑफ द बार मैग्नेट।
तो कटिंग ऑफ बार मैग्नेट में बस आपको याद ये ध्यान रखना है, कटिंग ऑफ बार मैग्नेट, कटिंग ऑफ बार मैग्नेट में आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आप लेंथ के अलोंग कट करेंगे, कैसे कट करेंगे, लेंथ के अलोंग ऐसे कट करते हैं, लेंथ के अलोंग ऐसे अगर आप कट करते हैं तो कंप्लीट इनिशियली मैग्नेटिक मोमेंट अगर m था तो स्मॉलर पार्ट का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, इस स्मॉलर पार्ट का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा आधा हो जाएगा। कैसे सर? क्योंकि ये वॉल्यूम आधा हो रहा है और पोल स्ट्रेंथ भी आधा हो जाएगा क्योंकि आपका क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो रहा है। तो लेंथ के लॉन्ग कट करने पे ये रहता है, लेंथ सेम रहेगा। लेकिन अगर आप लेंथ के परपेंडिकुलर ऐसे कट करते हो, कंप्लीट मैग्नेटिक मोमेंट m है और पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m था, तो ऐसे कट करने के बाद ये जो हिस्सा बचेगा पोल स्ट्रेंथ तो इसका सेम ही रह जाएगा क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया सेम हो गया। लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट बेटा क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। एक और चीज, मान लीजिए कि एक स्ट्रेट बार मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट है m। क्या है बेटा? मैग्नेटिक मोमेंट है m, मैग्नेटिक मोमेंट है। इसको अगर सर्कुलर आर्क में मैंने बेंड कर दिया इसी को, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा थीटा एंगल के, अगर आर्क में बेंड कर दिया इसी को, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट याद रखना m डैश बराबर m साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2, ये याद रखना है। क्लियर है क्या? अब आइए सवाल कैसे पूछे जाएंगे, आइए सवाल कैसे पूछे जाएंगे आपको दिखाते हैं। मान लीजिए कि एक बार मैग्नेट है, ठीक है ना, बार मैग्नेट है जिसका बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट है m, इसी को 120 डिग्री के आर्क में मैंने कन्वर्ट कर दिया ऐसे। इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा बताओ? स्क्रीन पॉज करके निकाल सकते हो क्या? हाँ, m डैश बराबर इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट पहले स्ट्रेट बार मैग्नेट का था साइन थीटा बाई 2, थीटा बताइए कितना? 120, तो 120 बाई 2 डिवाइडेड बाई 120 डिग्री होता है 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2 मतलब 2 पाई बाई 3 इंटू 2, 2 से 2 कट जाएगा और साइन 120 बटा 2 तो ये 2 आ गया, साइन 60 रूट 3 बाई 2, तो ये हो जाएगा रूट 3 m बाई 2 इंटू पाई बाई 3, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 रूट 3 m बाई 2 पाई। ये नीट 2013 में एकदम सेम ऐसा ही सवाल पूछा था, नीट 2013 में। लेकिन यहां पे मैंने थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करी, और चेंज करूंगा बेटा, अभी तो शुरू हुआ है, और चेंज करूंगा। सबसे पहले ये सवाल स्क्रीन पॉज करके करना, बहुत सुंदर सवाल लिखा है, अगर तुम कर पाओ तो। नया सवाल नहीं बन सकता था भाई, क्या बोलूं मैं, कुछ नहीं, सवाल कर स्क्रीन पॉज कर, देखते हैं तुम कर पाते हो कि नहीं। स्क्रीन पॉज कर लो आराम से, पहले स्क्रीन पॉज कर लो, स्क्रीन पॉज कर लो, करो। अब देखो, स्क्रीन खोल लो, अब देखो। Following figure shows the arrangement of a bar magnet in a different configuration. Each magnet has magnetic dipole moment m. Magnetic dipole moment ही m दिया है, pole strength नहीं, magnetic dipole moment m. The net magnetic dipole moment in a figure A, B, C is x, y and z. Then find value of x, y by z. तो देखो, साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m, इसका भी साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m, तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा √2m। ठीक है सर, x की वैल्यू आ गई है। यहां पे साउथ से नॉर्थ की तरफ इधर जाएगा और ये साउथ से नॉर्थ की तरफ इधर जाएगा, तो ये एंगल हो गया 120 डिग्री। 120 डिग्री पे m और m नेट m ही रहेगा। ये साउथ से नॉर्थ इधर और ये साउथ से नॉर्थ इधर, ये 120 है तो ये 60 बनेगा, m और m का 60 डिग्री पे हो जाएगा √3m। तो x y बाई z, x की वैल्यू बोलो √2m और y की वैल्यू बोलो सिर्फ m बटा z की वैल्यू बोलो √3m। m से m कटेगा, √2 बाई √3 इंटू एम, √2 बाई √3 इंटू एम, बी इज योर करेक्ट आंसर। बताओ कैसा लगा सवाल? सवाल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपका सर फूटा, ये एमआर के सवाल को आपने फोड़ दिया, जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट देखिए, और बढ़िया सवाल। ये सवाल स्क्रीन पॉज करके करना, स्क्रीन पॉज करो फटाफट और अटेम्प्ट करो, है ना। 2 बार फोड़ दिया एमआर का सर, हाँ या ना में जवाब देना, कमेंट करके जरूर बताएं इस सवाल में आप कर पाए कि नहीं। स्क्रीन पॉज करके अटेम्प्ट करिए, किया? स्क्रीन पॉज किया? करो, कर। सर ये तो नीट 2013 वाला सवाल है, हाँ तो करना। अब बार मैग्नेट ऑफ लेंथ L एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट स्मॉल m, बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m एंड लेंथ L, मैग्नेटिक मोमेंट ही m दिया हुआ, इज कट परपेंडिकुलर टू लेंथ, ऐसे काट दिया, इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा m/2, इसका भी हो जाएगा m/2 इंटू 2 इक्वल हाफ।
नाउ द न्यू मैग्नेट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ आर्क, इसको मोड़ा है 60 डिग्री पे, अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट कम हो, क्या होगा, तो m डैश बराबर m/2 पहले आ जाए, क्योंकि जिसको मोड़ा उसका मैग्नेटिक मोमेंट तो m/2 है, इनटू sin 60/2 डिवाइडेड बाई 6 θ/2, थीटा होता है π/3, π/3 इंटू 2 ये आएगा। अब साइन 60 डिग्री 60/2 30 साइन 30 होता है हाफ, तो ये हो जाएगा m/2 इंटू π/6 मल्टीप्लाई हाफ, साइन 30 का हाफ आएगा, तो ये हो गया तुम्हारा m/6m/4 पाई, 3m/2 पाई आ रहा, 3m/2 पाई, बी आंसर आ रहा 3m/2 पाई। कैसा लगा सवाल भाई, यही तो नया सवाल बनेगा, कैसा लगा सवाल ये बता, बहुत मेहनत से बनती है भाई। नेक्स्ट, जिस चैप्टर में सवाल नहीं बन सकते उस चैप्टर में सवाल बहुत शानदार। अब जेई वाले सवाल की बारी, एक बार और स्क्रीन पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए। बोले एमआर के साथ जेई भी फोड़ दिया, नहीं एमआर को फोड़ दिया लेकिन जेई में फूट गए, कमेंट करना ही आपको। देखो, रॉड विथ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ 40 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है, एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ है इसकी 40 सेंटीमीटर, ठीक है। इज बाउंडेड यूनिफॉर्मली विद द 400 टन्स insulated wire. If a current of 0.4 ampere flows in the wire winding, the total magnetic flux produced inside the winding is 4 pi इतना वेबर, the relative permeability of the rod is, ऐसे है। तो इसके अंदर का फ्लक्स दे दिया है तुम्हें, इनसाइड फ्लक्स टोटल ये दे दिया है, तो बोला है कि अंदर का रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होगा। तो सुनो, सबसे पहले इसके अंदर का जो फ्लक्स होगा वो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया टोटल होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, हाँ म्यू नॉट एन आई तब ना जब एयर होगा, लेकिन इसके अंदर कोई मीडियम है तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा म्यू एम एन आई। सबसे पहली बात तो ये समझिए, आपने सब कुछ समझा हुआ है, अगर गलती यहाँ पे कर दोगे सब कुछ गलत हो जाएगा। एयर होता तो म्यू नॉट लिखते, मीडियम है तो म्यू एम लिखेंगे, अच्छा इनटू एरिया ए। अब यहाँ पे एक चीज समझो कि एक लूप से अगर है तो एक लूप का एरिया लिखेंगे, अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालना है तो आप लिखोगे म्यू एम को म्यू आर इंटू म्यू नॉट, म्यू एम होता है म्यू आर इंटू म्यू नॉट, एन आई ए इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ये फ्लक्स दिया हुआ है आपका 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -6 बराबर, रिलेटिव परमिएबिलिटी चाहिए, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 दिया हुआ है। स्मॉल एन को लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बटा टोटल लेंथ, लेंथ बताइए कितना है 40 सेंटीमीटर, राइट 40 सेंटीमीटर, तो इसको लिखोगे 40 इंटू 10 टू द पावर -2। करंट है तुम्हारा 0.4 मतलब 4/10, एरिया है तुम्हारा 2 इंटू 10 टू द पावर -4, नंबर ऑफ टर्न्स 400, नंबर ऑफ टर्न 400। अब यहां से सॉल्व करोगे 10 का पावर -4, तो 10 का पावर -6 से कैंसिल होगा 10 का पावर -2, 10 का पावर -2 ये कैंसिल करोगे 10 का पावर -5, तो ये हो गया 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा, म्यू आर इधर बचा 1 10 टू द पावर -5 मल्टीप्लाई 1 2 0 से 10 का पावर -4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो ये बचा 400 इंटू 400 इंटू 2, 4 चौका 16 दूना 32, 32 इंटू 10 टू दी पावर 1 2 3 4 4। क्लियर है क्या एकदम, सर सही तो आ रहा है, सेट है एकदम, हाँ। 10 का पावर -4 से 10 का पावर 4 से -5 कटेगा, 10 का पावर -1 मतलब बटा 10, तो म्यू आर इज इक्वल टू होगा 10/32। 5 से कैंसिल करोगे ना 2 से कैंसिल करोगे 5/16, 5/16, ये रहा आपका आंसर 5/16। बताओ कैसा लगा सवाल, करना पड़ेगा बेटा, अच्छे सवाल करने पड़ेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, अ लॉन्ग मैग्नेटिक नीडल ऑफ लेंथ 12, एक लॉन्ग मैग्नेटिक नीडल है, बार मैग्नेट को मैग्नेटिक नीडल जिसका लेंथ 12 है, मैग्नेटिक मोमेंट m एंड पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m, ब्रोकन इनटू टू एट द मिड पॉइंट, देन मैग्नेटिक मोमेंट एंड पोल स्ट्रेंथ, तो मैग्नेटिक मोमेंट तो आधा हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगा, मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगा, अभी मैंने आपको बताया। अच्छा, किसी भी बार मैग्नेट को लेंथ के पैरेलल n टाइम्स काट दोगे, एक छोटे हिस्से का मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा m/n, क्योंकि n गुना वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर उसको ऐसे भी n पार्ट में काटोगे तो एक छोटे हिस्से का मैग्नेटिक मोमेंट m/n हो जाएगा। समझते हो ये बात, सब बहुत अच्छे समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल करिए 29 जुलाई 2022 का, क्या है, वायर ऑफ लेंथ 314 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट इतना एम्पियर बेंट इनटू फॉर्म ऑफ सर्कल
then magnetic moment of the coil is bent into form of circle. A wire of length इतना सेंटीमीटर कैरिंग करंट ऑफ 14 एम्पियर, एक वायर है इसमें करंट आई जा रहा है, इसको सर्कल के फॉर्म में चेंज कर दिया तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट होता है आई इंटू एरिया। बस एरिया कहां से लाएंगे? पाई आर स्क्वायर, आई इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन सर आर कहां से लाएंगे? तो वायर का लेंथ हमें पता था एल बराबर 2 पाई आर, तो आर बराबर होगा एल बाई 2 पाई, आर बराबर होगा एल बाई 2 पाई। यहाँ पे रख दीजिए आई पाई, आर बराबर होगा एल बाई 2 पाई। यहाँ से आपका होमवर्क है, ये सॉल्व करिएगा। वैसे ये एमएससी का सवाल है थोड़ा थोड़ा, और मैग्नेटिज्म का ही मिक्स हो, ठीक है क्या? नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, जैसे मान लीजिए बार मैग्नेट है, ये है आपका नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, इसका मैग्नेटिक मोमेंट है एम, इसका मैग्नेटिक मोमेंट है माइनस एम, और इसका टोटल लेंथ है मान लो एल, और इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे यहाँ पे तुम फील्ड लिख रहे हो एक्सियल लाइन पे। यहाँ पे जो फील्ड होगा ना, बी बराबर होगा म्यू नॉट बटा 4 पाई आपका कांस्टेंट, हाँ सर ये कांस्टेंट, इनटू, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, याद करो 4 पोल स्ट्रेंथ आर इंटू ये लेंथ भी आएगा एल बाई 2। ये लेंथ एल बाई 2 क्यों? याद करो जब हमने डाइपोल में ड्राइव किया था तो यहां से यहां का लेंथ लेते थे 2a, तब हम यहां पे लिखते थे a, तब हम याद करिए यहां पे लिखते थे a, है ना? जब हम यहां से 2a लेते थे तब हम लिखते थे वहां पे a, 2a लेते थे तब हम यहां पे लिखते थे a, मतलब आधा लिखते थे, ठीक है ना? तो यहां पे 2a बराबर l है और a लिखना है तो a हो जाएगा l बाई 2 के बराबर, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल बाई 2 का होल स्क्वायर का हो। ये मैग्नेटिक, सर हमको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, यहां से डिस्टेंस ये अगर एल है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एल बाई 2, तो आर में से एल बाई 2 घटा के यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिख लो प्लस एम का, लिखना जानते हो बी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई एम बटा आर माइनस एल बाई 2 का होल स्क्वायर, ये b1 आ जाएगा, और b2 हो जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई एम बटा आर प्लस एल बाई 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करके देखो क्या आएगा। लेकिन सर 99% क्वेश्चन स्मॉल बार मैग्नेट का होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ इनटू एल, कैपिटल एम हो जाएगा, तो ये 2 से 4 को काटोगे 2 आएगा, और m इंटू एल तुम्हारा कैपिटल एम हो जाएगा। तो b बराबर, ध्यान से देखना, म्यू नॉट बटा 4 पाई, 2 को तो 2 रहने दो, स्मॉल m इंटू एल कैपिटल एम हो जाएगा इंटू आर, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल बाई 2 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर तुम्हारा स्मॉल मैग्नेट है, मतलब r इज वेरी 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 ग्रेटर देन l, l बहुत छोटा तो इसका स्क्वायर भी छोटा हो जाएगा, तो आएगा r का पावर 4, r से r कटेगा r क्यूब, तो b बराबर आ गया म्यू नॉट बटा 4 पाई 2m बटा r क्यूब। यहां से इसको k बोल दोगे तो b बराबर आ गया k 2m बटा r क्यूब। सर हाँ, यही तो हमने पढ़ा था से, ये मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग द एक्सिस ऑफ, ये याद रख लोगे 99% सवाल हो जाएंगे, लेकिन ये भी पता होना चाहिए। सर यहां पे जाके निकालेंगे तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा B बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई, ध्यान से देखिएगा, एम एल बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एल बाई 2 का होल स्क्वायर का पावर 3 बाई 2, ये बनेगा। एम इंटू एल को कैपिटल एम लिख लोगे तो म्यू नॉट बटा 4 पाई कैपिटल एम बटा ये टर्म, लेकिन स्मॉल डाइपोल लोगे तो आर स्क्वायर का पावर 3 बाई 2 से 2 कटेगा, आर क्यूब। ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आएगा अपोजिट डायरेक्शन, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट का अपोजिट डायरेक्शन में, ये पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ ही आएगा, किधर आएगा? आगे की तरफ। कितना आएगा? 2km बटा, और अगर इससे 90 डिग्री पर यहां जाके देखो तो पीछे आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा माइनस km बटा आर क्यूब। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, और यहां से कहीं आर डिस्टेंस पर जाके यहां पर फील्ड देखोगे तो B इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई m बटा आर क्यूब रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये याद होना आपको चाहिए, ये मैग्नेटिक फील्ड का पढ़ना है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको पूरा ड्राइव करके निकाल दिया भाई साहब, मैं भी क्या आदमी हूं, पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल हर पॉइंट पे ड्राइव करके निकाल दिया। अब यहां पे एक सवाल है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? B की वैल्यू बताइए, B की वैल्यू बताइए। सर इजी है, साउथ से नॉर्थ अगर एक का मैग्नेटिक मोमेंट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट है, इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट है,
तो डी डिस्टेंस पर यहां पे जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा ये 45 डिग्री पर है। एम और एम का वेक्टर सम हो जाएगा √2m। √2m का डी डिस्टेंस पर क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड सर के 2 इंटू एम नेट खुद √2m है बटा डी क्यू, ये हो जाएगा 2√2 के एम बटा डी क्यू, ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड। आपको समझ आया? हाँ सर हमने किया भी और हमें समझ भी आया। क्लियर है क्या? यहाँ पे बताइए, यहाँ पे बताइए मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है एम और इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट है एम। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ इधर मैग्नेटिक मोमेंट एम है, तो इस तरफ आएगा 2km बटा डी क्यू, और साउथ से नॉर्थ की तरफ इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर है, तो इससे इक्वेटोरियल लाइन पे गए हो, तो इस मैग्नेटिक मोमेंट से अगर आप इक्वेटोरियल लाइन पे 90 डिग्री पे जाके देखोगे मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट होगा km/dq। तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा √5 km/dq। बताइए 90 डिग्री पर वेक्टर सम करेंगे। हाँ, अब तुम्हारे पास mr स्टार वाला ये सवाल, mr स्टार सवाल। आराम से स्क्रीन पॉज करके इसको देखो, आराम से स्क्रीन पॉज करके इसको देखो। क्या है सवाल, एक बार समझो। सवाल आपका ये है कि नॉर्थ से साउथ, साउथ नॉर्थ दो मैग्नेटिक है, दोनों का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m और m है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। अब करो, मजा आ जाएगा। अब करो, अच्छा सवाल है पर कैसे करें सुनना ध्यान से। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ एक मैग्नेटिक मोमेंट तो ऊपर आएगा, यहां बना लेते हैं डायग्राम, ए पर आएगा, और साउथ से नॉर्थ की तरफ एक का मैग्नेटिक मोमेंट इधर आएगा, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इधर हो गया √2m। हाँ सर सही बोल रहे हो, 45 डिग्री पर। और मैं यहां से 45 डिग्री पर यहां फील्ड पूछ रहा हूं, ये 45 पर और ये 45 पहले से, यहां पे मैं तुमसे फील्ड पूछ रहा हूं डी डिस्टेंस पे। तो एक्चुअल में इसके इक्वेटोरियल लाइन पे नहीं हो गया क्या सर? सही कह रहे हो, इससे तो इक्वेटोरियल लाइन पे हो गया। तो इधर नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा इसका, और इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट ये बचेगा। इस मैग्नेटिक मोमेंट से ये इक्वेटोरियल लाइन पे हो गया, तो B बराबर आएगा μ0/4π, वो जो के नेट मैग्नेटिक मोमेंट √2m/dq, इसका डायरेक्शन इधर होगा। बताओ कैसा सवाल? तो ये सवाल देखने में तो पहले जैसा था, देखने में तो सवाल ऐसा था, लेकिन आंसर तो बिल्कुल अलग तरीके से निकला है। यही तो बात होती है बेटा, यही तो बात होती है, यही तो बात है, नहीं तो बाकी क्या खास है। चलिए ये सवाल देखिए, ये सवाल देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो, अच्छा सवाल है। देखो, इन द गिवन फिगर व्हाट एंगल डज द मैग्नेटिक फील्ड एट P मेकिंग विद द एक्स एक्सिस। बोला है कि इन द गिवन फिगर व्हाट एंगल डज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P मेकिंग विद एक्स एक्सिस। मतलब दो डाइपोल हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ इसकी डाइपोल मोमेंट m, साउथ से नॉर्थ की तरफ इसकी डाइपोल मोमेंट m, तो यहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, ये है असली सवाल। स्लाइड 16, स्क्रीन पॉज करके इसको ट्राई करो। बहुत इजी है, जैसा दो मैग्नेटिक डाइपोल का निकाला था वैसा ही आएगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ डाइपोल मोमेंट इधर होगा, और साउथ से नॉर्थ ऊपर डाइपोल मोमेंट है तो नीचे होगा, इधर एंगल आएगा नेट फील्ड का। स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो, करो, अब आंसर मिलाओ, बताओ कर पाए कि नहीं कर पाए, ये आंसर है। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट ए एंड बी सिचुएटेड परपेंडिकुलर to the axis of a small bar magnet at a large distance x and 3x from its center on opposite side. The ratio of the magnetic field at A and B will be approximately. तो मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का क्यूब होता है। तो ये x है और 3x है, तो x का क्यूब एंड फिर 3x का क्यूब। तो B1 में नीचे लिखोगे x का क्यूब और B2 में लिखोगे 3x का क्यूब। x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, तो 27:1, 27:1 थर्ड आपका आंसर आएगा। क्लियर है क्या? 27:1 थर्ड आपका आंसर आएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, द गॉसेस थ्योरम इन द मैग्नेटिज्म इंप्लाई दैट आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल डू नॉट एग्जिस्ट। इलेक्ट्रिक पोल, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से बना होता है, और मोनोपोल ऑफ इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट, कैन एग्जिस्ट। इलेक्ट्रिक मोनोपोल कैन एग्जिस्ट, इलेक्ट्रिक मोनोपोल कैन एग्जिस्ट, मतलब एक प्लस क्यू चार्ज पॉसिबल है, लेकिन मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। इन केस ऑफ ओपन सरफेस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट ds इज इक्वल टू 0, बट इन अ केस ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट ds इज 0। ये इंप्लाई करता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल
मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फोर्स लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी जहां होती है, मैग्नेटिक फील्ड वहां ज्यादा होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के टेंजेंट हम खींचते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चलती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया हमें मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ देता है। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर सकते हैं और मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड किसी भी एंगल पे निकल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट के बाहर में नॉर्थ से निकलते हैं, साउथ पे खत्म होते हैं, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से निकलते हैं और नॉर्थ पे खत्म होते हैं। ये बात आपको याद रहना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी कर्व दैट टेंजेंट टू व्हिच गिव द, ये पूरी बातें मैंने बोल दी। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाते हैं। आउटसाइड द बॉडी मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल और इनसाइड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इन मैग्नेट के अंदर, मैग्नेट के बाहर अलग अलग होता है। वो किसी भी एंगल पे मैग्नेट के अंदर जा सकते हैं और मैग्नेट से निकल सकते हैं। लास्ट द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग, मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो पैरेलल्स होते हैं, ऐसे होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं? मैग्नेट के अंदर पैरेलल होते हैं लेकिन मैग्नेट के बाहर कर्व्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। और मैग्नेट से किसी भी एंगल पे बाहर निकल सकते हैं, मैग्नेट से किसी भी एंगल पे बाहर निकल सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ और फोर्स लाइन, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज करेक्ट? Total magnetic flux linked with a closed surface is always zero. Yes, monopole does not exist. They need not be perpendicular to surface from where they started or when they meet. और when they meet मतलब सरफेस से जहां से स्टार्ट होता है वो परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है, किसी भी एंगल पे हो सकते हैं। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। दे मे और मे नॉट पास थ्रू द कंडक्टर। यस, कंडक्टिंग मटेरियल कैसा उस पर डिपेंड करता है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है ना। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, बार मैग्नेट को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, मान लीजिए कि ये आपका मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और यहाँ पे एक बार मैग्नेट को नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है जो कि थीटा एंगल लगा रहा है, तो इस पर नेट फोर्स जो होगा आपका जीरो लगेगा। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव पोल पर पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उतना ही निगेटिव पोल पर निगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो टोटल फोर्स कैंसिल हो जाएगा लेकिन टॉर्क हो जाएगा m क्रॉस b। तो टॉर्क को आप लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर टू m एंड b होगा। टॉर्क बराबर हो जाएगा एम बी साइन थीटा, और इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा वो होगा माइनस m वेक्टर डॉट b वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट खोलोगे आएगा माइनस एम बी कॉस थीटा। क्लियर है क्या? अच्छा, इसको घुमाने में जो वर्क होगा, तो घुमाने में जो वर्क होगा, सिंपल वर्क बोला है या एक्सटर्नल फोर्स का वर्क बोला है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड का वर्क पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड का वर्क पूछा है, तो माइनस डेल्टा यू होगा, मतलब इनिशियल माइनस फाइनल होगा, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये है। अच्छा, इसको अगर थीटा एंगल से रख के छोड़ दोगे तो ऑसिलेट करेगा, और ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एम बाई आई बाई एम बी, जहाँ पे आई है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये है इसका टाइम पीरियड, ये है इसका टाइम पीरियड। ये पूरी मोटा मोटी बात है। थीटा 0 डिग्री पे इसकी टॉर्क 0 होगा क्योंकि साइन 0 0 होता है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा माइनस एम बी, उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो दो ओरिएंटेशन में इक्विलिब्रियम होगा, एक स्टेबल एक अनस्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम 0 डिग्री पे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम 180 डिग्री पे। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 पे होगा माइनस एम बी, 90 पे होगा 0, और यू बराबर प्लस एम बी होगा 180 डिग्री पे, जिसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे सवाल, स्क्रीन पॉज करके करिए। जेई का सवाल है, बढ़िया सवाल है, और आप 200% कर ले जाएंगे। सर क्या सवाल है, आओ देखते हैं, 4 देंगे सर। आइए, जेई मेन का सवाल है बेटा, स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करिए, स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करिए। हो जाए तो बस एक कमेंट कर दीजिए जेई 4 दिया। स्लाइड 23, स्लाइड 23 पे जेई 4 दिया, और अगर 4 दिया तो इस चैप्टर के लिए निश्चिंत हो जाइए, आप नीट 4 दिए। अब बार मैग्नेट हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट इतना, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, एंड प्लेस इन पैरेलल पोजीशन रिलेटिव टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड इतना टेस्ला है, पैरेलल रखा है। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टर्निंग द मैग्नेट फ्रॉम द पैरेलल टू एंटी पैरेलल पोजीशन। पैरेलल मतलब 0 डिग्री, और 0 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस एम बी, और एंटी पैरेलल मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री पोटेंशियल हो जाता है एम बी, फॉर्मूला लगाई माइनस एम बी कॉस थीटा से। तो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट का सिंपल डेल्टा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एम बी माइनस ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी, 2 एम बी आ जाएगा, 2 एम बी आ जाएगा। 2 एम की वैल्यू 5 और इसका वैल्यू 4/10, 5 गुना 10 से 10 कैंसिल, 4 आंसर। बताओ बताओ तूने जेई 4 कि नहीं 4? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सर ये 4 दिया तो अब लेवल अप कर दूं, जेई 4 दिया तो लेवल अप है। अब एक कमेंट, जेई का लेवल अप, एमआर सवाल,
एमआर बवाल, ये सवाल करो। अब स्क्रीन पॉज करो और हो जाए ईमानदारी से, हो जाए तो बोलना एमआर को फूट गया, ना हो तो कमेंट कर देना ईमानदारी से सर खुद फूट गया। कमेंट कर देना ईमानदारी से खुद फूट गया। ठीक, चलो करो। ईमानदारी से कमेंट कर दिया खुद फूट गया। स्लाइड 24, स्लाइड 24, ईमानदारी से कमेंट कर देना भाई साहब। सवाल देखो, मजा आ जाएगा। तो ऐसे सवाल तो नीट में आए हुए नीट में कर, ये लेवल तो नीट में है भाई साहब। एक बात बोलूं, अदरवाइज मत लेना। हर जगह, हर चैनल पे बेसिक फॉर्मूला और पीवाईक्यू कराया जा रहा है। बात तो सही कह रहे हो, पीवाईक्यू खूब हर जगह पीवाईक्यू कराया जा रहा है कि नहीं कराया जा रहा है बताओ। हाँ सर आप भी तो पीवाईक्यू है, इधर आना सर, इसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, थोड़ा फन जरूरी है। अब स्क्रीन पॉज करके कर, चल सुना, कर लिया। अब देखिए आंसर सवाल पर। A bar magnet is hung by the thin cotton thread in a uniform horizontal magnetic field and is in equilibrium state, मतलब थीटा 0 पे। The energy required to rotate it by 60 degrees W। तो rotate by 60 डिग्री मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल, तो फाइनल हो जाएगा तेरा माइनस एम बी कॉस 60 माइनस ऑफ माइनस एम बी कॉस 0, इनिशियली 0 पे था, तो हो जाएगा माइनस एम बी कॉस 60 बाई 2 माइनस माइनस प्लस एम बी। एम बी माइनस एम बी बाई 2 इज एम बी बाई 2 इज डब्ल्यू। एम बी की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू लिख सकते हो जैसा उसने बोला। ठीक, आगे बोलो क्या। नाउ द टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप द मैग्नेट इन अ न्यू पोजीशन which is attained by rotating it 30 डिग्री फर्दर। तो यहां तक लाने में वर्क 0 से 60 तक लाने में वर्क W हुआ है, तो उसको 30 डिग्री और घुमा के बैलेंस रखने के लिए कितना टॉर्क लगाना है? 60 से 30 डिग्री और घुमाने के लिए 90 पे चला जाएगा, और 90 डिग्री पर जो टॉर्क लगता है वो MB लगता है, और MB की वैल्यू है जो 2W है, तो 2W आंसर आएगा। थोड़ा नया है कि नहीं, नया है कि नहीं, और नया तूने 4 दिया तो ईमानदारी से कमेंट करना। और अगर गलती हो गई ना बता देना सर गलती हो गई, लेकिन सीख ली, पता चल जाएगा कि सीख भी रहे हो। नहीं तो दो ही चीज है, या तो फोड़ोगे नहीं तो सीखोगे। अब आज फिर से जेई 2 बार मैग्नेट वाइब्रेशनल, मतलब वाइब्रेशन क्या बोलते हैं उसको, टेंजेंट लॉ समझ ली। तो टेंजेंट लॉ क्या होता है? टेंजेंट लॉ क्या होता है? सुन 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 साहिबा सुन, ये प्यार की धुन, सुन 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 साहिबा सुन, प्यार की धुन। टेंजेंट लॉ क्या होता है? सुन, टेंजेंट लॉ ये होता है कि मान ले कि एक मैग्नेटिक फील्ड है बी और दूसरा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है BH। इसमें अगर कोई डाइपोल तुम रख दो, मतलब मैग्नेटिक नीडल रख दो जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है, अगर वो किसी थीटा एंगल पे अर्थ मैग्नेटिक से, तो भाई ये तो अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ टॉर्क लगाए खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, तो किसी थीटा एंगल पे बैलेंस हो जाएगा। तो ये जो टॉर्क लगाएगा क्या होगा? होगा BH M BH साइन थीटा, अगर थीटा एंगल बना रहा है M और B के बीच, और ये भी हो जाएगा M B और साइन इंटू ये थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा, ये कॉस थीटा बनेगा। M से M कैंसिल, BH साइन और कॉस को इधर लिया, तो BH tan थीटा बराबर B, या tan थीटा बराबर B बाई BH। मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड में कोई बार मैग्नेट बैलेंस करता है थीटा एंगल पे, तो उसी को कहते हैं टेंजेंट लॉ। ठीक है ना। अब है वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर। वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर, वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर, मैग्नेटोमीटर। अब वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर क्या होता है? सिंपल सी बात है, कोई एक मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का हो या एक्सटर्नल कोई मैग्नेटिक फील्ड हो, उसमें रख के इसको ऑसिलेट करा देंगे, थीटा एंगल पर रख के इसको ऑसिलेट करा देंगे। तो जब ये ऑसिलेट करेगा तो टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, उस टाइम पीरियड से हमें इसके मैग्नेटिक मोमेंट का पता चले। तो कैसे? अब एक्सपेरिमेंट कर दिया मैंने, 10 ऑसिलेशन का टाइम देख लिया, 20 सेकंड है, तो 2 सेकंड टाइम पीरियड आ गया। तो टाइम पीरियड फॉर्मूला से नहीं, मैंने एक्सपेरिमेंट से निकाल लिया। अब फॉर्मूला होता है टी का 2 पाई रूट अंडर आई बाई एम बी, सर होता है। तो ये तो एक्सपेरिमेंट से मैंने कैलकुलेट कर लिया। हाँ, रूट को इधर लाओ तो क्या होगा? टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर आई बाई एम बी। अब m को इधर ले जाओ, m बराबर होगा 4 पाई स्क्वायर आई बाई टी इंटू टी स्क्वायर।
अब हमें पता है 4 पाई तो कांस्टेंट है। अब ये बार मैग्नेट था तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा तुम्हारा आई, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है वो है तुम्हारा बी। एक्सपेरिमेंट से टी निकाल लिया तो यहाँ से मुझे इसकी मैग्नेटिक मोमेंट पता चल गई। एक्सपेरिमेंट से तो पता किया सर आपने, फॉर्मूले से किया। अरे फॉर्मूले से टी थोड़ी निकाला है, टी एक्सपेरिमेंट से निकाला, इसकी वैल्यू यहाँ रख के इस फॉर्मूले से निकाला। ये होता है वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर। इसका दूसरा एप्लीकेशन ये है कि जैसे मान लो कि एक बार मैग्नेट है जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट है m, इसको मैंने ऑसिलेट करा लिया, टाइम पीरियड आया t। दूसरा बार मैग्नेट है सेम साइज का, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट है m2, ये ऑसिलेट कराया, टाइम पीरियड t2 आया। m1 m2 का रेशियो क्या हो? अगर ये सेम साइज का है तो यहां से आप t का फॉर्मूला लिख सकते हैं, t1 बराबर 2 पाई रूट अंडर सेम साइज का i बटा m1 भी उसी मैग्नेटिक फील्ड में करा है, t2 हो जाएगा 2 पाई i बटा m2 भी सेम साइज का था, इसीलिए ये से ये कैंसल, i से i कैंसल, b से b कैंसल, ये रूट इधर ले आओ तो t1 बाई t2 का होल स्क्वायर बराबर m2 बाई m1। तो मैग्नेटिक मोमेंट m1 बाई m2 क्या आ जाएगा? t2 स्क्वायर बाई t1 स्क्वायर। अगर डिफरेंट साइज का होगा तो क्या काम करेंगे, मान लो ये बार मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, मैग्नेटिक मोमेंट है m1। इसको हमने क्या कर दिया कि एक मैग्नेट है ये, दूसरा मैग्नेट ये है I2 m2, इसको सेम पोलरिटी के साथ ऑसिलेट करा दिया। इसका टाइम पीरियड आया मान लो t1, सेम पोलरिटी के साथ दोनों को ऑसिलेट कराया तो लिखेंगे 2 पाई रूट अंडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का स्केलर ऐड होकर I1 प्लस I2, सेम डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक मोमेंट m1 प्लस m2 इंटू बी। हाँ सही है। और फिर अपोजिट डायरेक्शन में चिपका दिया, मतलब ये साउथ नॉर्थ है, ये नॉर्थ साउथ था पहले, अब उल्टा कर दिया, एक का साउथ नॉर्थ आगे दूसरे का पीछे, तो अपोजिट पोलरिटी में टाइम पीरियड आया t2, तो ये हो जाएगा 2 पाई। अब अपोजिट रखो या सेम रखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ऐसे ही निकलेगा, अपोजिट में मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर होता है, अपोजिट हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करो, ये हो जाएगा t1 बाई t2 इज इक्वल टू 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, I1 से I कैंसिल, b से b कैंसिल, ये होगा रूट अंडर m1 प्लस m2 बटा m1 माइनस m2। अब यहाँ पे रूट को इधर ले आओगे तो t1 बाई t2 का स्क्वायर आ जाएगा। हाँ, अब ये सॉल्व करके m1 बाई m2 निकालोगे, ये हो जाएगा t1 का होल स्क्वायर प्लस t2 का होल स्क्वायर बटा t1 का होल स्क्वायर माइनस t2 का होल स्क्वायर। ये वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर के एप्लीकेशन। इस पे सवाल आते हैं भाई, जैसे एक सवाल और, एक बार मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ऑसिलेट कराया, तो टाइम पीरियड आया t, 2 पाई रूट अंडर I बाई mb। समझ में आता है? हाँ सर, एकदम असली चीज है, खलास होना है, समझ में आता है। अब इस बार मैग्नेट को ऐसे लेंथ के पैरेलल आधे हिस्से में बांट दिया और उस आधे को ऑसिलेट कराया, तब इसका टाइम पीरियड क्या होगा? सर मैग्नेटिक मोमेंट इसकी आधी हो जाएगी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो लेंथ तो सेम ही रह गया, मास आधा, इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधा होगा। बोलो हाँ कि ना? तो मैग्नेटिक फील्ड तो वही यहाँ, तो अब इसको ऑसिलेट कराओगे, टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधा, मैग्नेटिक मोमेंट भी आधा इंटू बी। बड़ी सरप्राइजिंग रिजल्ट है कि इसके छोटे पार्ट का भी मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेशन का टाइम पीरियड सेम आएगा। बहुत ही सरप्राइज चीज है क्या? सरप्राइजिंग चीज है क्या? हाँ सर, बहुत ही जोरदार चीज है ये तो। अगर लेंथ के पैरेलल काट के, जैसे मान लो एक बार मैग्नेट है, इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी है, इसको लेंथ के पैरेलल इन हिस्से में काट दिया और स्मॉलर पार्ट को जब ऑसिलेट करा है तो भी इसका टाइम पीरियड टी ही है। ये बड़े आश्चर्य की चीज, तो मजा आ गया। लेकिन अगर एक बार मैग्नेट है ये और इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख के ऑसिलेट कराया तो टाइम पीरियड आया टी। अब इसको लेंथ के परपेंडिकुलर आधा काट दिया, लेंथ के परपेंडिकुलर क्या कर दिया? आधा काट दिया। अब इसको ऑसिलेट कराया तो इसका मास आधा होगा लेंथ के परपेंडिकुलर काटोगे तो, और डिस्टेंस भी आधा होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m इंटू एल बाई 2 का होल स्क्वायर, मतलब मास भी आधा लेंथ भी आधा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा फाइनल, मास आधा होने से आधा, लेंथ आधा होने से 4 गुना, मतलब 8 गुना कम हो जाएगा, और मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो जाएगा क्योंकि आधा हुआ है। तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट अंडर I बाई 8, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 8 टाइम्स कम हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट 2 टाइम्स कम हुआ है इंटू मैग्नेटिक फील्ड, 2 से 8 काटोगे 4 आएगा, रूट से 4 बाहर जाएगा, हाफ ऑफ 2 पाई रूट अंडर I बाई mb। ये इनिशियल टाइम पीरियड था। तो टी डैश बराबर
t/2। जितने हिस्से में आधा काट के छोटा करोगे टाइम पीरियड उतना गुना कम। आधा करोगे तो आधा, 1/4 करोगे तो 1/4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा आपके सामने सवाल। 2 bar magnet oscillate in a horizontal plane in a Earth's magnetic field with time period 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। मतलब इंडिविजुअली ये 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड टाइम पीरियड। इफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द रेशियो 3:2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो है 3:2, देन मैग्नेटिक मोमेंट विल बी। तो एक एक करके इसको ऑसिलेट कराए, तो एक करके ऑसिलेट कराओगे तो T1/T2 होगा 2π√I1/M1B, और ये हो जाएगा नीचे 2π√I2/M2B। यहां से 2π से 2π कैंसल, B से B कैंसल, T1/T2 हो जाएगा 3/4। देखो T1 T2 3/4 इज इक्वल टू √I1/I2, I1/2 3/2/M1 ऊपर M2 ये रहा। इस रूट को उधर ले जाओ तो ये होगा 9 का होल स्क्वायर, सॉरी रूट को उधर ले जाओ 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 3/2M2/M1। 2 से कटेगा 8, ये कटेगा 3, M1/M2 आ जाएगा 8/3। अगर मैंने सही सॉल्व किया तो बी आंसर। कैसा लगा सवाल बताओ? रिसेंटली करना पड़ेगा आपको, रुकना पड़ेगा, जेई का सवाल है, अच्छा सवाल। ये देखिए, अ बार मैग्नेट हैंगिंग in a pole strength M placed in a right angle to the magnetic induction B. Torque tau is produced in the magnetic field due to force on each pole. Then length of the magnet will be. तो एक पोल पे जो फोर्स लगता है, अच्छा, उसके वजह से टॉर्क प्रोड्यूस इन अ मैग्नेट ड्यू टू फोर्स ऑन ईच पोल। टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड इन अ मैग्नेट due to force on each pole, the total torque नहीं है, torque produce in a magnet due to force on each pole की वजह से जो फोर्स लगा उसका टॉर्क टाउ है। then length of the magnet will, स्क्रीन पॉज करो, MR स्टार बवाल है। ये सवाल को सॉल्व करो, बहुत आसान लगेगा, तुम्हें लगेगा कि लास्ट ईयर जेई में ही ये सवाल पूछा है, बहुत आसान लगेगा। स्क्रीन पॉज करके एक बार करो, कम ऑन। अब बताओ, MR को 4 दिया, ये ओ सेट हो गया, तुम्हारा आंसर ये आ रहा होगा, लेकिन ये गलत है, आंसर बी आएगा। क्यों? देखो मान लो कि ये बार मैग्नेट है, ये पोल स्ट्रेंथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बोला है कि मान लो ये लेंथ है तुम्हारा L आधा तक और आधा तक है। तो ये बोला टॉर्क इज प्रोड्यूस इन मैग्नेट ड्यू टू फोर्स ऑन ईच पोल। एक पोल पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा MB, इस पर जो टॉर्क होगा वो होगा MB इंटू L। सही है। और तुम्हें अगर मैग्नेटिक मोमेंट लिखना है तो इस पोल से इस पोल के बीच में 12 इंटू M होगा मैग्नेटिक मोमेंट। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड मत करो, MB इंटू L आ गया तुम्हारा, ठीक है। तो L बराबर क्या हो जाएगा? L बराबर होगा टॉर्क बटा MB, ठीक है, टॉर्क बटा MB। और बार मैग्नेट का जो लेंथ है वो कितना है? 2L। तो बार मैग्नेट का 2L लेंथ है, तो 2 टॉर्क बटा MB आंसर हो। एक तो टोटल टॉर्क के टर्म्स में पूछता तो हमारा ये सही था, टोटल टॉर्क नहीं, ये टॉर्क प्रोड्यूस इन अ मैग्नेट ड्यू टू फोर्स ऑन ईच पोल। एक पोल पर जो फोर्स लग रहा है उसके वजह से टॉर्क अगर ये टाउ है तो बताओ कितना। तो प्लीज ईमानदारी से बता दो, वो सीट हो गया, कोई बात नहीं, लैंग्वेज सीख लोगे ना, ये इंपॉर्टेंट है। अ मैग्नेटिक निडल ऑफ नेग्लिजिबल ब्रेथ, मैग्नेटिक निडल ऑफ नेग्लिजिबल ब्रेथ मतलब इसकी चौड़ाई कम है इसके लेंथ के कंपेयर में। ऐसा नहीं कि चौड़ाई 0 है, चौड़ाई कम है इसके लेंथ के कंपेयर में। ब्रेथ एंड थिकनेस कंपेयर टू इट्स लेंथ, देखो लेंथ के कंपेयर में। ऑसिलेट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद टाइम पीरियड t, निडल इज ब्रोकन सच दैट इन n इक्वल पार्ट दैट ईच न्यू पार्ट हैज सेम लेंथ, मतलब लेंथ के लॉन्ग काटा है। इन पार्ट ओरिजिनल पेरेंट नीडल मतलब ओरिजिनल नीडल हैज but magnetic pole strength has been decreases to n times. Now the time period of the oscillation of the each part has becomes xt, then find x. तो कहानी पूरी लिखी है, लेकिन आंसर पता है क्या होगा? टाइम पीरियड सेम रह जाता है इसलिए x की वैल्यू 1 आएगा। करके देख लो, पढ़ो। तो कुछ और ही लगा था, अरे कुछ और थोड़ी ना सिलेबस से बाहर पूछ लेगा, वही चीज है जो पढ़ाया है।
देखो x की वैल्यू 1 आ रही है। बोला है कि बहुत तामझाम किया, एक मैग्नेट है, उसका टाइम पीरियड t है, उसको लेंथ के लॉन्ग n इक्वल पार्ट में काट दिया, हर छोटे पार्ट का ऑसिलेशन तो वही होगा। ये देखो, मैग्नेटिक नीडल ऑफ निग्लिजिबल ब्रेड्थ एंड थिकनेस कंपेयर टू इट्स लेंथ oscillate in horizontal plane with time period t है। The needle is broken in such a way that in 4 equal part each needle has same magnetic pole strength, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, तो ऐसे काटा है, ऐसे काटा है। और इसका टाइम पीरियड पूछेगा, करंट नीडल हैज बट इट्स लेंथ डिक्रीजेस टू 1/4, लेंथ कम हो गया देखो L4, तो इट्स इनिशियल। नाउ द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द ईच पार्ट, इसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, t डैश इज इक्वल टू 2 बेटा जितने हिस्से में काटा t/4, 1/4 इज योर करेक्ट आंसर। यही तो तुम्हें पढ़ा है एकदम झमाझम। नेक्स्ट देखो, अ मैग्नेटिक निडल ऑफ निग्लिजिबल ब्रेड्थ, ये होमवर्क है, कर ले भाई। स्लाइड 36 बता दिया है, स्लाइड 36 बता दिया। अर्थ मैग्नेटिक सिलेबस में है नहीं, ये भी होमवर्क है बेटा, कर लेना, बहुत इजी है, उसी कंसेप्ट पे उसी तरीके के सवाल इस पर बेस्ड है, कुछ खास बात नहीं है, ठीक है। अब है नेक्स्ट तुम्हारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है आइए समझते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो मैग्नेटिक मटेरियल इज नॉट अ मैग्नेट, but is not a magnet. Magnetic material is not a magnet, but can become magnet in external magnetic field. External magnetic field can become magnet in external magnetic field, but वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, ठीक है, चलो। तो वो मैग्नेट है नहीं, लेकिन मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकते हैं। अब देखो, जितने भी क्रिस्टल होते हैं ना, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो आती है वो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन में आते हैं। तो दो तरह के आपके क्रिस्टल होते हैं, दो तरह के क्रिस्टल होते हैं। एक होते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटम, जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटम होते हैं। एक होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटम, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटम। अब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटम में क्या होता है कि एक एक एटम की मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है आपकी, जीरो। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल एटम इज जीरो। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट नीचे। तो समझ गया, तो नेट एटम का मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा जीरो। तो सर क्रिस्टल का, जब एक एक एटम का ही जीरो है तो पूरी क्रिस्टल का ही जीरो रहेगा, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक। कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया तो एक एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, जीरो। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि चार नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन, तीन होंगे या पांच होंगे या सात होंगे, तो इंडिविजुअल का एक एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा, इंडिविजुअल का एक एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा, समझ रहे हो? हाँ, तो एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट होगा, एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट होगा, लेकिन पूरे क्रिस्टल का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा पूरे क्रिस्टल का? क्योंकि रैंडम ओरिएंटेड एटम होंगे। ठीक है, अब तीन तरह के मोटा मोटा आपको मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। एक होता है डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। अब डायामैग्नेटिक जो आता है ना, वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटम की वजह से आता है। इसमें क्या होता है कि जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे उस डायरेक्शन का जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट है वो कम हो जाता है, और अपोजिट वाला अपनी मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ा लेता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप कर लेगा, क्योंकि नीचे वाला बढ़ गया, ऊपर वाला कम हो गया। तो ये मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, इसीलिए ये रिपेल करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक, रिपेल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देता है, ये लेस देन एयर का जो मैग्नेटिक फील्ड पहले से प्रेजेंट था उससे भी कम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक मैग्नेटिक फील्ड, वीक मैग्नेटिक फील्ड। इसकी जो ससेसिबिलिटी होती है वो निगेटिव होती है,
स्मॉल नेगेटिव, और इसकी जो परमिएबिलिटी होती है वो पॉजिटिव एंड स्मॉल होता है बट लेस देन 1 होता है। इसकी परमिएबिलिटी पॉजिटिव एंड स्मॉल होता है बस लेस देन 1 होता है। क्या होता है? लेस देन 1 होता है। इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी तो मैंने बता दिया। अच्छा, परमिएबिलिटी रिलेटिव परमिएबिलिटी में भी क्या रिलेशन है वो मैं थोड़ा समझा दूं। बेटा ये जो H है वो उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जो H है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है जिसको हम लिखते हैं B/B0, सॉरी B0। अगर ये फ्री स्पेस की मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको डिवाइड कर देते हैं फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी, और अगर ये मीडियम की मैग्नेटिक फील्ड है तो इसको डिवाइड कर देते हैं मीडियम की परमिएबिलिटी। क्लियर है क्या? ये होता है आपका H इज मीडियम इंडिपेंडेंट, जो आपका H है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, मीडियम इंडिपेंडेंट होता है। ये H आपका मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ये मीडियम इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है ना। B मीडियम डिपेंडेंट होता है। तो म्यू की जो वैल्यू आएगी, जैसे म्यू नॉट है, म्यू नॉट हो जाएगा B0/H, म्यू एम हो जाएगा आपका BM/H, ठीक है ना। और H का H0 HM नहीं होता क्योंकि वो मीडियम इंडिपेंडेंट होता है। मैग्नेटिक फील्ड मीडियम डिपेंडेंट होता है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मीडियम इंडिपेंडेंट होता है। उसके बाद हम डिफाइन करते हैं बेटा I, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। किसी मटेरियल के इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है इंड्यूस डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ये स्केलर होता है। ये क्या है? स्केलर है, ठीक है। ये स्केलर, म्यू नॉट क्या आपका स्केलर है, लेकिन आई क्या है? वेक्टर है। ये यूनिट एंड डायमेंशन लेस होता है। नहीं, आई का डायमेंशन सेम एज H आएगा, सॉरी डायमेंशन ऑफ आई सेम एज H, तो सर H का डायमेंशन क्या होगा? यहां से निकाल सकते हो। B बराबर, याद करो, म्यू नॉट अपॉन 4 I1 I2 D/L आता है ना, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, यही था। हाँ, अब B/म्यू को ही तो H कहते हैं, तो B/म्यू को हम क्या कहते हैं? H आ जाएगा आपका, यहां से म्यू को नीचे ले जाओ, D से D कटेगा, एम्पियर स्क्वायर। नहीं, ये तो फोर्स है ना, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ना, ये तो फोर्स लिख लिया मैंने, सॉरी फोर्स लिख लिया। मैग्नेटिक फील्ड होता है तेरा म्यू नॉट NI मान ले, या म्यू नॉट I/2R, ठीक है। तो म्यू नॉट यहाँ ले जाएगा, B/म्यू नॉट करंट है, करंट बाई R, तो तुम्हारा B/म्यू नॉट होता है H, B/म्यू नॉट क्या होता है तुम्हारा? H, तो H का यूनिट आएंगे एम्पियर मीटर। चल ठीक है, एम्पियर मीटर। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एम्पियर मीटर बिल्कुल 100% सही है। H का यूनिट क्या होगा? एम्पियर इंटू मीटर, और I का यूनिट सेम एज H, मतलब एम्पियर इंटू मीटर होगा। I का यूनिट क्या होगा? एम्पियर इंटू मीटर। I होता है ये, और ससेसिबिलिटी हम डिफाइन करते हैं इंड्यूस्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। I/H को हम ससेसिबिलिटी कहते हैं। ससेसिबिलिटी ये डिफाइन करता है कि कितनी जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा। रिलेटिव परमिएबिलिटी किसी भी मटेरियल का इज इक्वल टू 1 प्लस ससेसिबिलिटी होता है। ससेसिबिलिटी में एक जोड़ दोगे, रिलेटिव परमिएबिलिटी आ जाएगा, और ये रिलेटिव परमिएबिलिटी अगर पता है तो मीडियम की परमिएबिलिटी हो जाएगा μR इंटू म्यू नॉट। ये है आपका रिलेशन, म्यू एम इज इक्वल टू μR इंटू म्यू नॉट, ये होगा आपका रिलेशन। क्लियर है क्या? तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। H क्या होता है? B/म्यू नॉट का डेफिनेशन होता है B/H। H मीडियम इंडिपेंडेंट होता है, वेक्टर होता है, मीडियम इंडिपेंडेंट होता है। H का यूनिट भी निकाल दिया। और I होता है M/V, ये वेक्टर है, इसका यूनिट सेम एज H होता है। ससेसिबिलिटी होता है I/H, 1 प्लस ससेसिबिलिटी इज रिलेटिव परमिएबिलिटी, एंड म्यू एम इज μR इंटू म्यू नॉट। ये रिलेशन आपको याद है, सवाल हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं डायामैग्नेटिक जो मटेरियल होता है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटम का होता है। ये एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। इसकी ससेसिबिलिटी स्मॉल एंड नेगेटिव होती है, और इसका जो ससेसिबिलिटी होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। इसका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट नेगेटिव एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ये एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी रहती है। इसी में अगर इसकी ससेसिबिलिटी एक्जैक्टली -1 हो जाए, हमेशा -1 से बड़ी रहती है, निगेटिव में -1 से बड़ी मतलब -0.5, -0.7, -0.8 रहती है ससेसिबिलिटी इसकी, और उसमें 1 जोड़ दोगे तो रिलेटिव परमिएबिलिटी आ जाएगा। ठीक, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से छोटा और ससेसिबिलिटी
-1 और 0 के बीच में। अभी तो -1 0 के बीच में कोई नंबर है -0.5, उसमें 1 जोड़ोगे तो -0.5 प्लस 1 क्या आएगा? 0.5 आएगा। 0.5 देखो 1 से छोटा आ गया। तो ससेसिबिलिटी स्मॉल एंड नेगेटिव -1 से 0 के बीच में और रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से छोटा। ठीक है, बी जो होगा मीडियम में वो फ्री स्पेस के बी नॉट से कम होगा, इसकी ससेसिबिलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। डायामैग्नेटिक सबस्टेंस स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ मूव करता है। डायामैग्नेटिक सबस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। डायामैग्नेटिक सबस्टेंस यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है और डायामैग्नेटिक सबस्टेंस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में होता है। डायामैग्नेटाइज सबस्टेंस के एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट 0। तो ठीक है, समझ गए। पारामैग्नेटिक क्या होता है? पारामैग्नेटिक देखो ये होता है, ये डायमैग्नेटिक देखो -1 से 0 के बीच में होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। हाँ, अगर इस एग्जैक्टली इसकी ससेसिबिलिटी तुम्हारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की -1 हो जाए तो इसका रिलेटिव परमिएबिलिटी 0 हो जाएगा, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर में 0 हो जाएगा। इसी को कहते हैं सुपर कंडक्टर। तो तुमसे सवाल पूछ सकता है सुपर कंडक्टर किसको कहते हैं? तो सुपर कंडक्टर वो डायमैग्नेटिक मटेरियल है इसकी ससेसिबिलिटी एग्जैक्टली -1 हो जाता है तो रिलेटिव परमिएबिलिटी 0, क्योंकि रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या है साहब? 1 प्लस ससेसिबिलिटी, 1 प्लस ससेसिबिलिटी। ठीक है, पारामैग्नेटिक सबस्टेंस क्या होता है? पारामैग्नेटिक सबस्टेंस में ससेसिबिलिटी 0 से बड़ा और स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है, जैसे 1, 2, 0.1, 0.2, 0.3, उसमें 1 जोड़ दोगे, एप्सिलॉन से 1 जोड़ दोगे तो रिलेटिव परमिएबिलिटी आ जाएगा। तो ये स्मॉल नंबर में मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज होता है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है? डोमेन्स बनते हैं। अच्छा, ये किसमें होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटम। इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटम, एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होता है, लेकिन एटम रैंडमली ओरिएंटेड होता है तो टोटल क्रिस्टल का 0 हो जाता है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तब जाके मैग्नेटाइज होगा। अच्छा, फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है? डोमेन फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे मैग्नेटिक डाइपोल एक तरफ ओरिएंट हो जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में भी होता है, ही में ही होता है ये, इस तरीके से होंगे। तो पूरे क्रिस्टल का क्या होगा? 0। एक एटम का 0 नहीं होगा, एक डोमेन का 0 नहीं होगा, लेकिन डोमेन रैंडमली ओरिएंटेड होता है, नेट हो जाता है 0। ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है, वीक से स्ट्रांग की तरफ मूव करता है। इसकी ससेसिबिलिटी 1 से बहुत बड़ी होती है तो रिलेटिव परमिएबिलिटी भी 1 से बहुत बड़ी हो जाएगी। नेट मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जो होता है बहुत 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 ज्यादा होता है एयर के मैग्नेटिक फील्ड से। मान लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी लगाया, इसके अंदर में उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होकर अंदर में मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा कर लेता है। इसकी जो ससेसिबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। इसकी ससेसिबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती इनिशियली, लेकिन एक क्यूरी टेम्परेचर के बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर हो जाता है। फेरोमैग्नेटिक एक क्यूरी टेम्परेचर के बाद पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन डायामैग्नेटिक की जो ससेसिबिलिटी होती है वो स्मॉल एंड निगेटिव होती है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। ये पूरी कहानी होगी। मतलब जैसे समझो कि 3 इंसान है, एक है कलुआ। कलुआ किसी भी लड़की को देखता है ना तो गुस्से की नजर से देखता है और उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, उसको डंडा मार के भगा देता है। कलुआ से अगर कोई लड़की प्यार से बात कर लेना तो वो भाग जाता है, दूर भाग जाता है, उसके इफेक्ट से दूर भाग जाता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट होता है, मतलब डायमैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होता है, ये उसकी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज नहीं होता है। एक है बाबू जलेला। बाबू जलेला इज लाइक पैरामैग्नेटिक, उसके मन में प्यार है लेकिन दिखाता नहीं है, धीरे धीरे अट्रैक्ट होता है। और रामलाल इज अ फेरोमैग्नेटिक। रामलाल किसी को भी देख लेना जबरदस्ती जाकर उसको पकड़ लेता है, बोला मैं तुम्हारा दोस्त। ऐसे दोस्त पता नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त, मैं तुम्हारी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो गया। तुम्हारा अगर फील्ड है बी एयर फ्री स्पेस में तो मेरे अंदर उसका 10 गुना इफेक्ट पैदा ले रहा है। जैसे मान लो सिंपल सी बात है, कोई इंसान है और 3 लोग खड़े हैं, तो उस इंसान के लिए जो प्रेम भाव तीनों में पैदा लेता है इस इंसान पे इफेक्ट डिपेंड करता है क्या? नहीं, इस इंसान पे तो डिपेंड करता ही है कि ये कितना अट्रैक्टिव है, कितना स्ट्रांग है, लेकिन इस इंसान के साथ साथ इन तीनों के मन में भी तो डिपेंड करता है कि वो कितना अट्रैक्ट हो सकता है। जैसे फेरोमैग्नेटिक टाइप हुआ तो तुरंत लपक पड़ेगा, आइए हम आपका दोस्त है। पैरामैग्नेटिक वाले बोलेंगे हाँ ठीक है, अच्छे हो, ठीक है, दोस्ती हो सकती है। और डायमैग्नेटिक टाइम तुरंत रिपेल होगा। तो ये कहानी है तीनों की, ये थोड़ी थोड़ी दिमाग में बैठी। अच्छा, BH कर्व हम किसके लिए डिफाइन करते हैं? H अप्लाई करने पे IH कर्व किसके लिए डिफाइन करते हैं? फेरोमैग्नेटिक के लिए बनता है सिर्फ। अब जैसे जैसे तुम H बढ़ाओगे ये मैग्नेटाइज होता जाएगा, लेकिन एक लिमिट के बाद ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं होता है। फिर जब तुम H हटाओगे तो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, लेकिन कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज नहीं होता है। इसको कहते हैं O, को कहते हैं रिटेंटिविटी। जैसे मैंने H बढ़ाया तो I बढ़ा, मैग्नेटाइज हो गया, लेकिन H घटाया तो ये डीमैग्नेटाइज पूरा नहीं हो पाया। H जब 0 है तो भी I रह गया। इसको कहते हैं कि मैग्नेटाइक प्रॉपर्टी रिटेन करके रख लिया। और जब हम पीछे की तरफ H लगाएंगे तब जाके इसका नेट मैग्नेटिक
मोमेंट जीरो हो जाएगा, नेट मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाएगा। फिर जब पीछे की तरफ और बढ़ाएंगे तो पीछे की तरफ मैग्नेटाइज हो जाएगा, फिर आगे लगाएंगे तो फिर से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, फिर से कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये कोरिसिविटी है, कि मतलब कितना अपोजिट डायरेक्शन में एच लगाना पड़ा पहले के इफेक्ट को खत्म करने के लिए, इसको कहते हैं कोरिसिविटी। तो जो परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं ना, उसमें इसकी रिटेंटिविटी एंड कोरिसिविटी और परमिएबिलिटी तीनों हाई रखते हैं, ताकि परमानेंट मैग्नेट, अच्छा मैग्नेट ज्यादा कब बनेगा, जब उसकी परमिएबिलिटी ज्यादा हो, ससेबिलिटी ज्यादा हो। ससेबिलिटी, परमिएबिलिटी, कोरिसिविटी, रिटेंटिविटी सब हाई रखते हैं परमानेंट मैग्नेट के लिए। परमानेंट मैग्नेट जब बनाते हैं ना, तो उसकी रिटेंटिविटी, कोरिसिविटी और परमिएबिलिटी और ससेबिलिटी एक्स सब हाई रखते हैं परमानेंट मैग्नेट के लिए। हार्ड आयरन और सॉफ्ट आयरन इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनाते हैं, ट्रांसफार्मर वगैरह में जो यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसमें परमिएबिलिटी तो हाई रखते हैं, मतलब मैग्नेटाइज तो जल्दी हो जाना चाहिए, लेकिन अगर डीमैग्नेटाइज भी जल्दी होना चाहिए, मतलब रिटेंटिविटी एंड कोरिसिविटी लो रखते हैं। रिटेंटिविटी एंड कोरिसिविटी क्या रखते हैं, लो रखते हैं। और इसका जो एरिया होता है वो टोटल एनर्जी लॉस को बताता है। एरिया जो होता है टोटल एनर्जी लॉस को बताता है। ये लाइफ ऑफ रामलाल है। रामलाल के जीवन में ये पिंकी आई, पिंकी ने जितना प्यार दिया रामलाल उसके प्यार में उतना पागल हो गया, लेकिन पिंकी उससे हेवी डिमांड करने लगी, स्कूटर दो, लॉलीपॉप दो, लिपस्टिक दो, गजरा दो, सब कुछ दे दिया। बोला कि अब स्कूटी दिला दो, स्कूटी भी दिला दिया। बोलता आईफोन दिला दो, आईफोन दिला दिया। बोलता घर दिला दो, लेकिन रामलाल की औकात है, इससे ज्यादा मैग्नेटाइज अब इसके प्यार में नहीं हो सकता है। तो जब पूरा चूस लिया पिंकी ने रामलाल को, तो उसके बाद छोड़ दिया, बोला कि इसके से कुछ बस की नहीं, छोड़ दिया। अब ये चली गई पिंकी उसके लाइफ से, तो भी पिंकी चली गई, एच जीरो हो गया, तो भी रामलाल उसके याद में मैग्नेटाइज रहा। तो उसके जीवन में एक दिन आई बबीता, और बबीता ने अपने प्यार में उसको फंसाया, तो भी वो जो याद रखा हुआ था उसके याद को मिटाने में बबीता को इतना अपोजिट डायरेक्शन में एच लगाना पड़ा, तब जाके रामलाल पिंकी की याद से उबर पाया। अब जाके बबीता के प्यार में पागल हो गया, फिर बबीता ने उसको चूस लिया। जब पूरी तरीके से बबीता ने उसको चूस लिया, बबीता ने भी छोड़ दिया, बबीता चली गई छोड़ के। बबीता धीरे धीरे जा रही है, रामलाल उसके प्यार में पागल है, नहीं जाओ ना बबीता, जाइए, रामलाल और पागल है। बबीता गई, रामलाल अभी पागल है, बबीता गई, रामलाल पागल है, बबीता की याद रह गई, तो कहते हैं रिटेंटिविटी। फिर पिंकी आई, फिर पिंकी ने इसको चूसा, फिर लाइफ ऑफ रामलाल है। जितना बड़ा रामलाल का ग्राफ होगा उतना ज्यादा रामलाल का कटा। अच्छा मान लो जैसे जैसे एच बढ़ता गया, आई बढ़ता गया, मतलब एच जैसे जैसे प्यार बढ़ाया, इस प्यार में रामलाल पागल हो। अब मान लो कि जैसे जैसे एच आने लगा रामलाल एग्जैक्टली उसके प्यार में, तो उसके दिल में प्यार घटने लगा, थोड़ा सा प्यार बचा। तो जब एच एकदम जीरो हो गया तो थोड़ा सा आई बचा, थोड़ा सा आई बचा मतलब थोड़ी सी उसकी याद बची। लेकिन अगर ऐसा ग्राफ बचा तो उसकी याद ज्यादा रह गई, तो ये रिटेंटिविटी ज्यादा है, इसकी रिटेंटिविटी कम है। तो बताओ तुम कैसे बनोगे, बाबू जलेला जैसे, किसके जैसे बनोगे, किसके जैसे बनोगे बताओ। चलो ये सवाल देखो, ये है बेटा 2021 जेईई मेन का। क्या सवाल कहता है, ध्यान से देखिए। द फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, यस, एट हाई टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक बिकम्स पैरामैग्नेटिक, एकदम सही है। एट हाई टेम्परेचर द डोमेन्स वॉल एरिया ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इंक्रीजेस। एट हाई टेम्परेचर डोमेन्स वॉल एरिया ऑफ द फेरोमैग्नेटाइज सब्सटेंस इज इंक्रीज। नहीं, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो जो डोमेन्स का वॉल होता है टूट जाता है, उसका एरिया कम हो जाता है, तो ये गलत लग रहा। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो डोमेन्स टूट जाता है, तो उसका एरिया कम होगा ना। फेरोमैग्नेटिक वर्ड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, एकदम सही है। तो तुम्हारा पहला सही लेकिन दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखो, इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिलो द क्यूरी टेम्परेचर डोमेन्स डिफाइन एज अ माइक्रोस्कोपिक रीजन इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिलो द क्यूरी टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर से कम, अ माइक्रोस्कोपिक रीजन विद जीरो मैग्नेटाइजेशन, नहीं, अब माइक्रोस्कोपिक रीजन विद सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, मतलब वो मैग्नेटाइजेशन होता है डोमेन के अंदर। अब माइक्रोस्कोपिक रीजन विद रैंडमली ओरिएंटेड मैग्नेटिक डाइपोल, नहीं, सेम डायरेक्शन में डोमेन के अंदर सेम डायरेक्शन में, माइक्रोस्कोपिक रीजन विद कंसेक्यूटिव मैग्नेटिक डाइपोल्स ओरिएंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन। बट अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ी ना होता, ये डोमेन में मैग्नेट तो एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक माइक्रोस्कोपिक रीजन विद सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, मतलब उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन कुछ सैचुरेटेड होता है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम रहता है क्यूरी टेम्परेचर के अंदर, एक एक डोमेन में, एक एक डोमेन में। और डोमेन सिर्फ फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी है। डोमेन किसकी प्रॉपर्टी है, सिर्फ फेरोमैग्नेट की प्रॉपर्टी है। डोमेन किसकी प्रॉपर्टी है, सिर्फ फेरोमैग्नेट की प्रॉपर्टी है। अभी आगे बहुत अच्छे अच्छे सवाल लिखे हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई साहब बहुत ही सवाल है, आइए ये करते हैं।
ससेबिलिटी ऑफ द पैरामैग्नेटिक मेटल इज 99। ससेबिलिटी ऑफ द पैरामैग्नेटिक मेटल इज 99। ससेबिलिटी मतलब x। द परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल इज, परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल पूछा है, जहां पे परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस इतना दिया है, तो परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल क्या होगा, ये करो। जेईई मेन 2022 का सवाल है, एज वेल एज नीट में भी ये पूछा है। नीट में भी ऐसे सवाल आए हैं, जेईई मेन में भी ऐसे सवाल आए हैं। इसको करिए प्लीज, इसको करिए प्लीज, इसको करिए प्लीज, बताइए तो कैसे होगा। तो ससेबिलिटी तुम्हारा 99 दिया हुआ है, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी तुम्हारा होता है ससेबिलिटी प्लस 1, तो ये हो जाएगा 100। और मीडियम की परमिएबिलिटी रिलेटिव परमिएबिलिटी इंटू फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी हो गया 100, फ्री स्पेस की होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। तो ये होगा 100 मतलब 10 का पावर 2, 10 का पावर -7, 10 का पावर -5, तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -5, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -5। समझ में आएगा। नेक्स्ट 20 मैग्नेटिक मटेरियल यूज्ड फॉर द मेकिंग परमानेंट मैग्नेट इज P। मैग्नेटिक मटेरियल फॉर द मेकिंग परमानेंट मैग्नेट इज P, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट। एंड द मैग्नेट इन ट्रांसफॉर्मर मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट इज T। have different properties of the following, which properties best matching for the type of magnet required। देखो T क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में रिटेंटिविटी, कोरेसिविटी लो और परमिएबिलिटी हाई। लार्ज रिटेंटिविटी नहीं, लार्ज रिटेंटिविटी परमानेंट मैग्नेट है क्या, हाँ, तो लार्ज रिटेंटिविटी लार्ज कोरेसिविटी, ये सही है। इसके परमानेंट मैग्नेट P, हाँ, लार्ज रिटेंटिविटी लार्ज कोरेसिविटी। अच्छा, स्मॉल रिटेंटिविटी लार्ज कोरेसिविटी P, स्मॉल रिटेंटिविटी लार्ज कोरेसिविटी गलत है। T क्या है, यही तो सवाल नया देखो, T है इलेक्ट्रोमैग्नेट, लार्ज रिटेंटिविटी लार्ज कोरेसिविटी नहीं। परमानेंट मैग्नेट P जो है टेम्पररी मैग्नेट, तो परमानेंट मैग्नेट जो है वो लार्ज रिटेंटिविटी एंड लार्ज कोरेसिविटी से बनता है, मतलब वो परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल रख ले। नॉन पोलर मटेरियल डू नॉट हैव एनी परमानेंट डाइपोल मोमेंट। नॉन पोलर डू नॉट हैव एनी परमानेंट डाइपोल मोमेंट, सही तो है। नॉन पोलर का मतलब है पोलर नहीं है, तो डाइपोल मोमेंट नहीं आएगा उसमें। When non-polar material is placed in an electric field, non-polar material is placed in electric field, center of the positive charge distribution of its individual atom or molecule coincide with the center of the large negative charge distribution। नहीं, क्या होता है कि non-polar का मतलब है कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पे होता है, तो ये पोल नहीं बन पाए, डाइपोल नहीं बन पाए, तो उसको बोलते हैं नॉन पोलर। तो सही तो है, नॉन पोलर डू नॉट हैव एनी परमानेंट डाइपोल मोमेंट। और जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट हो जाता है, एक ही पॉइंट पे नहीं होता है, तो उसमें मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आता है। When a non-polar material placed in electric field, the center of the positive charge distribution, its individual atom or molecule coincide with the center of negative charge, नहीं, अलग अलग हो जाता है। A ट्रू है लेकिन तुम्हारा रीजन फॉल्स है। अरे भाई पॉजिटिव और नेगेटिव कोइंसाइड कर गया तो नॉन पोलर बन गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो पॉजिटिव पर आगे फोर्स लगेगा, नेगेटिव पीछे लगेगा, तो कोइंसाइड नहीं रह पाता है। सॉफ्ट आयरन इज अ सुटेबल फॉर द मटेरियल मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। भाई ये सवाल नीट में 4 बार पूछा है भाई, परमानेंट मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बनाते हैं। तो सॉफ्ट आयरन सुटेबल फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल, क्यों, लो कोरेसिविटी हाई रिटेंटिविटी नहीं यार, सॉफ्ट आयरन लो कोरेसिविटी लो रिटेंटिविटी, लो कोरेसिविटी लो परमिएबिलिटी नहीं, हाई परमिएबिलिटी, हाई परमिएबिलिटी लो रिटेंटिविटी, सही है। हाई परमिएबिलिटी एंड हाई रिटेंटिविटी गलत है, सी आ जाएगा आपका। देखो मैंने लिखवाया तुम्हें, सॉफ्ट आयरन इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए परमिएबिलिटी हाई, कोरेसिविटी रिटेंटिविटी लो, परमानेंट मैग्नेट के लिए रिटेंटिविटी कोरेसिविटी परमिएबिलिटी सब हाई। क्लियर, परमिएबिलिटी तो सबका हाई, तभी तो मैग्नेटाइज होगा अच्छे से। Susceptibility of a paramagnetic and ferromagnetic substance increases with decrease in temperature। Susceptibility of the paramagnetic and ferromagnetic substance increases with decrease in temperature, गलत भाई, डिक्रीज करता है टेम्परेचर बढ़ने से। Diamagnetic is the result of orbital motion of the electron developing magnetic moment opposite to the applied magnetic field। एक मिनट, diamagnetic is the result of orbital motion of electron developing magnetic moment opposite to the applied magnetic field। हाँ ये सही है, डायमैग्नेटिक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आता है, सही है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स नहीं है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। क्या यार, ये रहा सी, स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है लेकिन सेकंड सही है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट आर मेड ऑफ द सॉफ्ट आयरन, यस। सॉफ्ट आयरन हैज हाई परमिएबिलिटी एंड लो रिटेंटिविटी, यस, ये हो जाएगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेट सॉफ्ट आयरन से बनाते हैं, ये तो सही है। क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसकी परमिएबिलिटी हाई है तो जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा, और लो रिटेंटिविटी है मतलब मैग्नेटाइजेशन को अगर हम खत्म करना चाहे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। याद रखिए इस चीज को, याद रखिए इस चीज को। नेक्स्ट देखिए,
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप ऑन टेम्परेचर, डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। डायामैग्नेटिक की जो प्रॉपर्टी होती है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है उसकी ससेसिबिलिटी। द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन अ डायामैग्नेटिक सैंपल इज ऑलवेज अपोजिट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट 2 इज ट्रू। नेक्स्ट, फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ससेसिबिलिटी 0 से -1 के बीच में होता है, सही है। x इज द मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टेंड्स टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीकर पार्ट, हाँ रिपेल करेगा, स्ट्रॉन्ग टू वीकर पार्ट की तरफ जाएगा क्योंकि ससेसिबिलिटी निगेटिव है। तो इसका रीजन ये तो नहीं है, मतलब दोनों सही है, दोनों सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन पूछा भी नहीं है। आयरन रॉड रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज 599। आयरन रॉड इज देन सब्जेक्टेड टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इतना एम्पियर पर देन परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल इज। स्क्रीन पॉज करके करना, कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा डेटा दिया हुआ है। स्लाइड 53 आपका होमवर्क है, स्क्रीन पॉज करके करना, बहुत आसान है, कंफ्यूज करने के लिए बस तुमको दिया हुआ है। अब मैट्रिक्स मैच के सवाल बनाए हमने, क्या ये ग्राफ दिया हुआ है ससेसिबिलिटी और यहाँ पे मटेरियल दिया हुआ है, मैच कर लो। तो देखो डायामैग्नेटिक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी होता है, इसकी ससेसिबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, तो सेकंड का तो सी हो जाएगा। क्या सेकंड का सी है? इसमें भी है, इसमें भी है। अच्छा, पारामैग्नेटिक सबस्टेंस का कौन सा हो जाएगा? पारामैग्नेटिक सबस्टेंस का, अच्छा भाई साहब ये बी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/t है, तो टी पे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक सही तो है, एक का बी आएगा। और थर्ड का फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, पहले देखो मैंने बनाया था कांस्टेंट रहता है फिर नीचे जाता है, पर ये कैसे आया? ये बिल्कुल आएगा, 1/t का ग्राफ है इसीलिए स्ट्रेट दिखा है। 1t के साथ बनाता तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता। क्यूरी टेम्परेचर टेम्परेचर एवं विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पारामैग्नेटिक, सही है। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर फॉर द डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये भी सही है, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों सही है, फर्स्ट भी सही सेकंड भी सही। Magnetic field lines are imaginary lines that tangent to which at any point gives the direction of magnetic force on a particle having magnetic property. Magnetic field lines are imaginary lines that tangent to which at any point gives the direction of magnetic force on particle having magnetic property. Magnetic property जिसके पास है उसके डायरेक्शन में, चार्ज में नहीं, चार्ज में परपेंडिकुलर होता है, लेकिन मैग्नेटिक पोल की दूसरी डायरेक्शन में फोर्स देता है। सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज लूप, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाता है। नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोला हो तो में बना सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाता, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है। सिमिलर बोल दिया इसलिए ये गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। Magnetic field lines are imaginary lines that tangent to which give at any point gives the direction of magnetic force on particle having magnetic property. जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है उसके डायरेक्शन में फोर्स नहीं, मैग्नेटिक पोल पे होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे फोर्स उस डायरेक्शन में नहीं लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। जैसे चार्ज है, चार्ज मूव कर रहा है, तो चार्ज जब मूव कर रहा है तो चार्ज जब मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है ना। चार्ज के पास भी तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जब वो v वेलोसिटी से चल रहा है वो तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। हाँ सर, अच्छा मान लो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लॉन्ग बोल दिया है, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो साउथ पोल नॉर्थ पोल दोनों है, साउथ पोल के अपोजिट होता है, नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में होता है, तो वैसे भी गलत हो गया। तो मेरे हिसाब से दोनों ही फॉल्स होंगे, आराम से सोचिए, दोनों ही फॉल्स होंगे। नेक्स्ट, फॉर द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ मैग्नेटाइजेशन m वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड h, मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी एंड टेम्परेचर ग्राफ गिवन। तो देखो m और h का जो रेशियो होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम I है, पर यूनिट वॉल्यूम को हटा के मैं टोटल I इंटू वी बराबर m को प्लॉट करो तो I और m तो एक ही चीज है, ये वॉल्यूम है बस। तो इसका स्लोप ससेसिबिलिटी बताएगा, ससेसिबिलिटी निगेटिव, तो ये हो जाएगा तेरा पैरामैग्नेटिक का, सॉरी डायमैग्नेटिक का ससेसिबिलिटी निगेटिव, और डायमैग्नेटिक का ससेसिबिलिटी नहीं। डायमैग्नेटिक के लिए पूछा तो ए और सी दोनों होगा, सी आपका आंसर होगा। स्क्रीन पॉज करके इसको समझिए क्या बोल रहा है, फिर जेई डन करके आगे बढ़िए, कमेंट कर दीजिए जेई डन, आगे देखिए। हु एम आई, मैं कौन हूं। पहला स्टेटमेंट पढ़िए और पहचानिए किसके लिए है, दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए पहचानिए किसके लिए। तो व्हेन आई एम प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड I have very strong tendency to move from region of weak to a strong one. The domains formation inside me I can easily magnetize. तो ये फेरोमैग्नेटिक की बात हो गई, पैरामैग्नेटिक नहीं है, फेरोमैग्नेटिक है। When I place an external magnetic field, I have tendency to move from stronger to weaker part, है ना, और नेगेटिव ससेसिबिलिटी होता है, ये डायामैग्नेटिक की बात हो रही है। और डायामैग्नेटिक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी आपको याद है क्या? चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा,
यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंसेस डायमैग्नेटिज्म, ये बताया मैंने, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस डायमैग्नेटिज्म। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट, गलत बताइए। इन अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच एटम मॉलिक्यूल इज जीरो। डायमैग्नेटिक में, हाँ डायमैग्नेटिक प्लेट डायम पेयर्ड का होता है तो ईच एटम का जीरो होता है, सही है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच एटम मॉलिक्यूल इज नॉन जीरो। ईच एटम मॉलिक्यूल इज नॉन जीरो। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच एटम इज, ईच एटम और मॉलिक्यूल इज नॉन जीरो, सही है, क्योंकि पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड होता है तो नॉन जीरो होगा। इन अ फेरोमैग्नेटिक मेटल नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच डोमेन इज जीरो। ना ना ना, गलत है। हर डोमेन का तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना किसी एक डायरेक्शन में, डोमेन रैंडमली ओरिएंटेड होता है, एक डोमेन का, इस डोमेन का जीरो नहीं हुआ। इन अ फेरोमैग्नेटिक मेटल नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच डोमेन इज नॉन जीरो। हाँ, तो आंसर आपका थर्ड जाएगा, आंसर आपका थर्ड जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द सुपर कंडक्टर जीरो, रिलेटिव परमिएबिलिटी जीरो और ससेबिलिटी -1 और रिलेटिव परमिएबिलिटी जीरो सुपर कंडक्टर। नेक्स्ट देखिए, द मैग्नेटिक ससेबिलिटी ऑफ इज नेगेटिव फॉर डायमैग्नेटिक मेटल ओनली। तो नीट 2016 का सवाल है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डायमैग्नेटिक एटम इज, रुको रुको रुको, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डायमैग्नेटिक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटम का होता है तो जीरो होगा। डायमैग्नेटिक एटम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटम होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर एक इलेक्ट्रॉन नीचे। क्यूरी टेम्परेचर एबव 20 फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। डायमैग्नेटिक मेटल इज द मैग्नेटिक फील्ड मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर, रिपेल होता है, स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट में जाता है। among which the magnetic susceptibility does not depends on the temperature, फिर डायमैग्नेटिक का टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज ऑफ, देखो ऐसे सवाल कई बार पूछे ना बेटा, इसलिए आ गया है। नेक्स्ट देखिए, बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इलेक्ट्रिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट वेयर एज मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट। इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करता है, गलत है ना। जबकि इलेक्ट्रिक मोनोपोल, मोनो मतलब एक पोल, तो साउथ पोल अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉर्थ उसके लिए होगा ही होगा। तो मोनोपोल मैग्नेट का एग्जिस्ट नहीं करता है और इलेक्ट्रिक एग्जिस्ट करता है, उल्टा दिया इसलिए गलत हो गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करेक्ट पूछा इसमें से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलेनॉइड at its ends and outside cannot be completely straight and confined। confined तो होता है, not confined। अच्छा चलो आगे देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंप्लीटली कन्फाइंड विद इन टोरॉइड, वे सही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंप्लीटली कन्फाइंड विद द टोरॉइड, ये तो टोरॉइड इसलिए बनाई ही था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंप्लीटली कन्फाइंड हो जाए इसके अंदर, तो बीसी तो सही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द बार मैग्नेट आर नॉट पैरेलल, पैरेलल होता है, ये बताया था मैंने। ससेबिलिटी नेगेटिव x-1 इज द कंडीशन फॉर अ परफेक्ट डायमैग्नेटिक मेटल। यस, परफेक्ट डायमैग्नेटिक मेटल के लिए x-1 होता है, जिसमें वो सुपर कंडक्टर हो जाएगा। मैग्नेटिक ससेबिलिटी फिर x इज द मैग्नेटिक ससेबिलिटी, ये सही है। तो दो का ऑप्शन में सही पूछा है, तो सी और ई मेरे हिसाब से सही हो जाएगा ओनली। मैग्नेटिक, ये दोनों तो सही है और दो ही सही हो सकता है, ये तो गलत हमें दिख रहा है, ये तो गलत ही है, ये पक्का गलत है, ये पक्का गलत है, तो ए और डी का ऑप्शन होगा नहीं कभी। तो ये होगा नहीं, ए होगा नहीं और डी होगा नहीं। ये तो पक्का गलत है, ए पक्का गलत है, ये होगा नहीं। इन दोनों में से एक आंसर करना है, बी और सी, लेकिन ई तो सही है। सी और ई आपका बेस्ट पॉसिबल हो जाएगा, बात खत्म। मान लीजिए कहीं लैंग्वेज में एक आध जगह आप कंफ्यूज भी कर रहे हैं तो आपका ये आंसर सही हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा छोटा सेक्शन था, कंप्लीट मैंने करा दिया है। और इसमें थ्योरेटिकल चीजें होती है और उस पर डायरेक्ट डेटाबेस सवाल आता है, थोड़े न्यूमेरिकल थोड़े डेटाबेस। क्या आपकी इस पे पीएचडी हो गई? लेक्चर कंप्लीट करने के बाद ही बताना है आपको, ताकि मुझे पता चल जाए कितने लोगों ने लेक्चर कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच।